हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड हैं। प्रैक्टिस के 10 वीडियो आ चुके हैं। प्रत्येक वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, लेकिन आज का वीडियो खास है क्योंकि आज मैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईवीएस की क्लास 3rd, 4th और 5th की जो बुक चलती है एनसीईआरटी की, उनके नोट्स बनाकर मैं पढ़ा रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और इस अंतिम समय में वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए। ज़्यादा बड़ी-बड़ी वीडियो नहीं है, छोटे-छोटे से वीडियो हैं और कई टॉपिक आपके तैयार हो जाएँगे। ये मान के चलिए कि आपका जो एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस है पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। पहला विकल्प है 75%, दूसरा है 50%, तीसरा है 100% और चौथा है 25%। तो पुरुष का रक्त समूह ओ है और ए रक्त समूह वाली स्त्री से उसने शादी की है, तो ओ एवं ए रक्त समूह के शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की संभावना है। यानी ए की भी संभावना है 50%। अब इसमें ओ की पूछी गई है तो ओ की संभावना भी कितनी है? 50%। क्योंकि पुरुष का ओ है, महिला का ए है, तो उसके पहले बच्चे में ओ और ए दोनों की संभावना 50-50% है। इसमें ओ के लिए पूछा गया है, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। पहला है हस्तचयन, दूसरा है थ्रेसिंग, तीसरा है छानना और चौथा है फसल की कटाई। तो किसान को दाने से भूसे को अलग करना है, तो जो सबसे अच्छी विधि है वह है थ्रेसिंग। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, थ्रेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें पहला विकल्प है कीटों को दूर रखने के लिए, दूसरा है चिकना और साफ रखने के लिए, तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए और चौथा है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा जो घरों की दीवारें होती हैं और फर्श को लीपा जाता है, गाय के गोबर से लीपा जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो छोटे छोटे कीट हैं वो घर में ना आए। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। अब जो सी विकल्प है ये भी आपको लग रहा होगा कि खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, तो ये सही हो सकता था यदि सिर्फ फर्श की बात होती। अब इसमें झोपड़ी की दीवारें और फर्श दोनों की बात हो रही है, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला विकल्प है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, तीसरा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं और चौथा है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन जो होते हैं ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी कि इनकी जो आवश्यकता है बहुत अल्प मात्रा में होती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। तो इनकी कमी से होने वाले रोग भी आपको याद रखने हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये भी आपको साथ में याद रखने हैं, विटामिन की कमी से होने वाले रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि,
पहला है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो जो पके हुए चावल होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो शाम को यदि चावल बनते हैं बच जाते हैं तो उन्हें फ्रिज में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं वह निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रेफ्रिजरेटर में परिरक्षित किया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। दूसरा है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। तीसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे। और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ये जो प्रश्न मैंने आज लिए हैं ये नए प्रश्न हैं। अभी तक मैंने जो 10 प्रैक्टिस की वीडियो आ चुकी हैं उनमें इस तरीके के प्रश्न नहीं लिए हैं, इसलिए सभी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मैं साथ लेकर आई हूँ। तो रक्त की जांच द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की पहचान होती है। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? पहला है सुंदर लाल बहुगुणा। दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई। तीसरा है मेधा पाटिकर। और चौथा है A.K. बनर्जी। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो चिपको आंदोलन को बल मिला था सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो नरसंहार हुआ था, खेजड़ी नरसंहार, जिसमें खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, इनकी पुत्रियां और साथ में कई लोग थे जो मारे गए थे। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। और मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? पहला है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो इस प्रयोग को आप घर पर भी कर सकते हैं। एक गिलास में आप क्या कीजिएगा, साधारण पानी लीजिएगा, उसमें नींबू डालिए तो नींबू उसमें डूब जाएगा। फिर क्या कीजिए कि आप उसी पानी में 2 चम्मच नमक डाल दीजिए तो नींबू तैरने लगेगा। क्यों तैरने लगेगा? क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो जब पानी साधारण था तब उसका घनत्व कम था तो नींबू उसमें डूब गया था, लेकिन जैसे ही उसमें नमक मिलाया तो उसका घनत्व बढ़ गया और नींबू उसमें तैरने लगा। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। इसमें आपका बी विकल्प हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा और दिव्या 2 छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? पहला है स्कर्वी और एनीमिया। दूसरा है एनीमिया और रतौंधी। तीसरा है मोटापा और एनीमिया। और चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो जो व्यक्ति समोसा, कटलेट, डबल रोटी यानी मैदे से बने उत्पाद खाता है तो उसका वजन बढ़ने लगता है। तो मीरा खा रही है ये सब, समोसे खा रही है, कटलेट खा रही है, डबल रोटी खा रही है, तो मीरा को मोटापा होने की संभावना है। और जो दिव्या है वो ऐसा भोजन पसंद कर रही है जिसमें आयरन नहीं है, उसे ऐसा खाना पसंद है बिना आयरन वाला, तो उसको एनीमिया होने की संभावना है। एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांसा यानी ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकोंडा के किले में रखी तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। लिखा है कांसा तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। दूसरा है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तीसरा है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। और चौथा है कांसा एक तत्व है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया, साइंस में भी पूछ लिया जाता है, आपके पेपर 2 में SST में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो कांसा होता है ये तांबे और टिन की मिश्र धातु है। इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा, पहला विकल्प है बंजर हो जाती है। दूसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है।
तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, और चौथा है उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। तो यदि कोई किसान एक ही फसल को बार बार उगा रहा है और बहुत से रसायनों का भी प्रयोग कर रहा है, तो उसकी जो मृदा है वह बंजर हो जाएगी, किसी भी फसल को उगाने लायक नहीं बचेगी। तो इसीलिए फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है। एक फसल के बाद दूसरी फसल बोई जाती है। रबी खरीफ जायद की फसलें होती हैं। रबी की फसल का भी समय चल रहा है, इसमें गेहूं है, चना है, ये सब कुछ उगाया जाता है। उसके बाद जब ये काट लिए जाते हैं तो फिर जो खरीफ की फसल होती है उसमें बाजरा उगाया जाता है। तो इसीलिए फसल चक्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ही फसल को बार बार उगाने से मृदा बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पहला विकल्प है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श। अब इसमें से लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं बतानी है। तो लेह और लद्दाख के घरों की जो विशेषताएं हैं, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, गलत है। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें मनाली और असम के घरों की होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, सही लिखा है। पत्थर और मिट्टी, चूने से बनी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श, बी सी डी इसमें सही है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। लेह और लद्दाख में 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल में जानवरों को रखा जाता है, जरूरी सामान रखा जाता है। घर के सदस्य ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं, सीढ़ियां भी लकड़ी की होती हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो घर के सदस्य भी नीचे वाली मंजिल में रहने के लिए आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला विकल्प है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। दूसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। और चौथा है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। तो तरुण भारत संघ का संबंध है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तरुण भारत संघ भारत की ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। डी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है नांग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांपों से संबंधित सत्य कथन बताना है। तो हमारे देश में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। सही बात है। नांग, करैत और दुबोइया और अफाई, ये 4 तरीके के सांप होते हैं जहरीले। नांग जो है जहरीले सांपों का प्रकार है, सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, गलत है। क्योंकि 4 खोखले दांत नहीं होते, 2 खोखले दांत होते हैं और इन्हीं से किसी व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो सी गलत हो गया। और सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सभी सरकारी अस्पतालों में ये दवाई उपलब्ध होती है। तो ए बी डी सही है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और सांप के कांटे की जो दवाई होती है उसे सीरम कहा जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। पहला है बदबूदार पतला पीला द्रव। दूसरा है बदबूदार गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। तीसरा है बिना गंध का गाढ़ा गहरे रंग का तरल। और चौथा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। तो पेट्रोलियम जो होता है ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल है। डी विकल्प सही हो जाएगा। पेट्रोलियम से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो भी आपको याद रखनी है। मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, ये सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला विकल्प है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। दूसरा है सोने चांदी को घोल कर बनाई गई पेंट। तीसरा है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग।
तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पीसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रंग होते हैं नील, हल्दी, पत्तियों इनसे प्राप्त किए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार राज्य से है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर हो। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है प्रोटीन। तो आप सभी लोगों को पता है जो भारोत्तोलक होते हैं यानी वेट लिफ्टर होते हैं, वे ऐसा आहार लेते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा की माँ फिल करना है के लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। पहला है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, तीसरा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और चौथा है पानी को रंग रहित करने। तो रेखा की माँ रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अविषादित करने के लिए। पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाएगा? पहला है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, दूसरा है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्यंदन, तीसरा है अवसादन, निस्तारण, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और चौथा है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना है, जो प्रक्रियाएं अपनानी है उन्हें क्रम से बताना है, तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीव में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पहला है प्रजनन और भोजन बनाना, दूसरा है प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, तीसरा है वृद्धि और प्रजनन और चौथा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो हमें क्या बताना है? हमें वह बताना है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है सी विकल्प, वृद्धि और प्रजनन। पेड़ पौधों में भी वृद्धि होती है, ये भी प्रजनन करते हैं, और जीव जंतुओं में भी वृद्धि होती है और ये भी प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? पहला है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, दूसरा है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, तीसरा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं और चौथा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह। तो चांद की सतह के बारे में जो सत्य है वह बताना है। तो चांद की सतह पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर गड्ढे लिखा हुआ है, तो बी विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए व्यन आरेख का अध्ययन करिए। लिखा है जमीन पर रहने वाले जंतु, एक कॉलम में यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया है। ये जो आरेख दिया गया है इसका अध्ययन करना है। नीचे लिखा है निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? तो जो एक्स में रखे जा सकते हैं वह बताना है। पहला है ईल यानी सर्पमीन, दूसरा है शार्क, तीसरा है मछली और चौथा है मगरमच्छ। तो एक्स में कौन से रखे जा सकते हैं ये पूछा गया है। तो एक्स में वे रखे जा सकते हैं जो अंडे भी देते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पर भी रहते हैं। तो इसमें डी विकल्प सही है। मगरमच्छ अंडे देता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, दूसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, तीसरा है मछली घर की शोभा बढ़ाने और चौथा है पानी को साफ करने। तो जो एक्वेरियम होता है उसमें हवा वाला पंप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब एक मछली को पहले से उबले
लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी पहला है ऑक्सीजन रहित है, दूसरा है मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, तीसरा है खनिज रहित है और चौथा है मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही है वह पहला विकल्प है। जब पानी को उबाल दिया जाता है तो वह पानी ऑक्सीजन रहित हो जाता है, इसीलिए मछली मर जाती है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही होगा पहला विकल्प होगा, पानी जो है ऑक्सीजन रहित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? पहला है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, दूसरा है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, तीसरा है मच्छर डेंगू लौह गुड़ और चौथा है मच्छर मलेरिया एनीमिया रक्त अल्पता। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प। आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है और एनीमिया जो है आंवला यदि खाया जाए तो एनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो ये संबंधित है निकटतम रूप से, इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, पहला है म्यांमार का, दूसरा है भारत का, तीसरा है तिब्बत का और चौथा है नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का भाग है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला है रोनाल्ड रोस, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगोर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिस्ट्रल। तो किसने सबसे पहले मच्छर के पेट में ताक झांक की थी, ये आपको बताना है। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है पहला विकल्प, रोनाल्ड रॉस। सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने ही मच्छर के पेट में ताक झांक की और यह बताया कि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा विकल्प है मियादी बुखार, तीसरा विकल्प है अतिसार और चौथा विकल्प है हैजा। तो रजत क्या कह रहा है कि मैं खेल नहीं सकता, मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ, और डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है रक्त की जांच के बाद। तो रजत जो है मलेरिया से पीड़ित है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलबरूनी कौन था? पहला विकल्प है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। दूसरा है वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजारों का अध्ययन करने आया था। और चौथा है वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अलबरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? किताब उल हिंद, जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प। तो इनकी किताब याद रखिएगा, किताब उल हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा है हरे रंग में देख सकते हैं, तीसरा है केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं, और चौथा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जो जानवर जागते हैं वह हर वस्तु को केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। हाथियों के झुंड के बारे में आपको सत्य कथन चुनना है। तो मैंने आपको कई बार बताया है, और जिसने भी शॉर्ट नोट्स वाली क्लास देखी है उसको तो पता होगा, मैंने ये सभी टॉपिक आपको पढ़ा दिए। तो हाथियों के झुंड के बारे में जो सत्य कथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। और जब ये हाथी 14-15 वर्ष के हो जाते हैं, नर हाथी, और ये झुंड छोड़ देते हैं, फिर ये अकेले रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, सही है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी सही है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं, और जो नर हाथी होते हैं वयस्क होते ही झुंड को छोड़ देते हैं। तो इसमें ए बी सी तीनों ही सही हैं, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है परागकोश, तीसरा है पराग और चौथा है मूलांकुर। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, पराग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीजें बेचते दिखेंगे। पहला है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, दूसरा है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी, और चौथा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो मैंने आपको पढ़ाया है ओमना के सफर में, इन सभी चीजों के बारे में बताया है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगा ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा है उड़ सकते हैं, तीसरा है पंछियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और चौथा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? क्योंकि इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और इनकी आंखें सिर के दोनों ओर होती हैं, तो ये एक ही साथ दो अलग अलग वस्तुओं को भी देख सकते हैं, लेकिन इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं पाती है, इसीलिए ये अपनी गर्दन को हिलाते हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। पहला है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दूसरा है चावल, चीनी, आंवला, तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, और चौथा है गुड़, नींबू, मटर। तो निदान के पश्चात यदि कोई डॉक्टर कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे आयरन वाली चीजें खानी चाहिए। तो उसे खाना क्या है? आंवला खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, और गुड़ में भी आयरन होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो गुड़ होती है वह गन्ने से बनाई जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तानी इलाके में है, सही है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, सही है। आज ही मैंने आपको अबू धाबी के विषय में पढ़ाया है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है, ये भी सही है। और अबू धाबी की मुद्रा को दीनार कहते हैं, ये गलत है। अबू धाबी की जो मुद्रा है वह दिरहम है, दीनार नहीं है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है। ए बी सी सही है, डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अबू धाबी जो है रेगिस्तानी इलाके में है, यहाँ पर खजूर के पेड़ के अलावा कोई और पेड़ नहीं उग पाता है, मरुस्थल है ना इसलिए। और यहाँ पर पानी की कमी है। यहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है, यानी पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा, और चौथा है मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। अब बताना है आपको सत्य कथन। तो मधुबनी चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ ये सब बनाए जाते हैं त्योहार के मौके पर। और कोई उत्सव होता है, विवाह होता है, तो ये इस तरीके की चित्रकारी की जाती है घर की दीवारों पर, आंगन में। आगे लिखा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है। बिल्कुल, ये बहुत ही पुरानी है और इसका नाम भी मधुबनी नामक स्थान पर रखा गया है। सही लिखा है। लेकिन मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला नहीं है, ये जिला है बिहार का। तो ए बी सी सही है, डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, पहला है शकरखोरा, दूसरा है कलचड़ी, तीसरा है कौवा और चौथा है फाख्ता। तो मैंने आपको पक्षियों के जो घोंसले हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ा दिया है डिटेल में। तो कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बना रहा है, तो यह पक्षी है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो सत्य कथन बताने हैं। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, गलत है। इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती, बल्कि बरगद की जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाएं, और इसके तने में पानी इकट्ठा होता रहता है। और स्थानीय लोग ये बात जानते हैं, जब कभी भी वहां पर पानी की कमी होती है तो लोग इसके तने में पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ए सी डी सही है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत सागर क्या है? पहला है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज्यादा नमकीन है। तीसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। तो मृत सागर एक ऐसा सागर है जिसमें लवण की बहुत अधिक मात्रा है, यानी कि इसमें ज्यादा नमक है इसके पानी में, और ज्यादा नमक होने के कारण इसकी सांद्रता यानी घनत्व भी इसका बहुत अधिक है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पसंद और नापसंद के बारे में चर्चा करते हुए समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? पहला है असम, दूसरा है हांगकांग, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो छात्र कह रहा है कि मैं और मेरी माँ दोनों को सांप बहुत पसंद है, और जब भी सांप खाने की इच्छा होती है हम किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। तो यह छात्र हांगकांग का है। लिंग हू फैन सांप से बनने वाला एक व्यंजन है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है जनवरी से मार्च है। दूसरा है लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तीसरा है मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। अब इसमें बताने हैं सत्य कथन। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है, जनवरी से मार्च नहीं होता। पहला गलत हो गया, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो पहला गलत है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, सही है। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, सही लिखा हुआ है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। सी विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? पहला है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा है दार्जिलिंग। तो ठंडा रेगिस्तान, शीत मरुस्थल, छोटा तिब्बत, ये सभी उपनाम है लद्दाख के। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के राष्ट्रपति और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री।
तो ये कहानी दी गई है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में, और ये पुरानी वाली किताब में दी गई है, इसीलिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो पुरानी किताब के ही बनाए हैं। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह होगा सी विकल्प। ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? पहला है आलू चिप्स, दूसरा है दूध पनीर, तीसरा है सेब जैम और चौथा है कच्चा आम अचार। तो आलू के चिप्स बना लिए जाते हैं, इन्हें संरक्षित कर लिया जाता है। सेब से जैम बना लिया जाता है, क्योंकि चिप्स भी कई समय तक खराब नहीं होते हैं, काफी लंबे समय तक, और जो सेब का जैम बनाया जाता है वो भी खराब नहीं होता है। कच्चे आम का अचार रख लिया जाता है, क्योंकि कच्चे आम हर फसल में तो उपलब्ध होते नहीं हैं, तो इनका अचार बनाकर रख लिया जाता है। लेकिन दूध से पनीर को बनाया जाता है, लेकिन संरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। तो इसमें ये जोड़ा ठीक नहीं है, इसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौए के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौआ अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? पहला है कलचिड़ी, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है कोयल और चौथा है शकरखोरा। तो यह है कोयल। ये मीठा गाने वाली कोयल सिर्फ मीठा ही गाती है, घोंसला नहीं बनाती और कौए के घोंसले में अपने अंडे दे देती है। बेचारा कौआ अपने अंडों के साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? पहला है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा है साबूदाना और चौथा है सौंफ। तो जो बीज नहीं है वह बताना है। तो साबूदाना बीज नहीं है। बीज वे होते हैं जिनसे एक नया पौधा बन सके। आप गेहूं को बो देंगे, गेहूं का पौधा उगाएगा, उसमें गेहूं लगेंगे। काली मिर्च भी बीज है, सौंफ भी बीज है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। साबूदाना जो होता है ये बीज नहीं है, तो फिर ये क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो साबूदाना जो है कसावा नामक पौधे की जड़ों से निकले स्टार्च से बनता है, याद रखिएगा। कसावा नामक पौधे की जड़ों के स्टार्च से। अगला प्रश्न है। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई देते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? पहला है नारियल, दूसरा है सेब, तीसरा है लीची और चौथा है चीड़। तो आप लोगों को पता ही है कि केरल में जो वृक्ष बहुतायत में देखे जा सकते हैं वह है नारियल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नीता तेलंगाना जाती है और दो साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पहला है पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा है पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा है कलमकारी और चंदेरी और चौथा है कलमकारी और कंथा। तो तेलंगाना जाती है नीता, दो साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो वे हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से हो सकती है? पहला है मलेरिया, दूसरा है पोलियो, तीसरा है निमोनिया और चौथा है चेचक। तो कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे पानी से हो सकती है? तो वह है मलेरिया, क्योंकि उस पर मच्छर जमा होते हैं और मच्छरों से मलेरिया फैलता है। तो 50 प्रश्न मैंने लिए हैं। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। नए प्रश्न थे, ये प्रश्न मैंने पहले नहीं लिए हैं, तो आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने उनमें भी लिए हैं। प्रत्येक वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि 300 प्रश्न वो हो गए, आज 50 प्रश्न करवाए, यानी कुल 350 प्रश्न ईवीएस के मैंने करवा दिए हैं। अभी एग्जाम तक और भी प्रश्न मैं करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।